सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो टॉपिक्स आज के 2 अक्टूबर है और पूरा कंटेंट प्रिपेयर होता है। कल मैं आपका कमेंट, एक स्टूडेंट है उन्होंने लिखा कि सर वो कंटेंट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट इन द सेंस कि वेल अरेंज्ड है, अब उनको पैराग्राफ फॉर्मेट में रीड करने की आदत होगी। देखो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं देखो उस वो काम तो बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन वो आपको फाइनली काम नहीं आएंगे। बिकॉज आप खुद समझने का कोशिश करो कि मतलब अगर एक दिन के सेशन के अंदर 100 स्लाइड्स हो जाएं, 150 स्लाइड्स हो जाएं, कि कॉपी पेस्ट करके पूरा वैसा ही जैसे है ना, तो वो फिर आप खुद सोचो कि 1.5 साल में कितनी स्लाइड्स होंगे। एक महीने के ही अंदर आपकी दैट विल बी मोर देन 3,000 4,000 स्लाइड्स एंड 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप चीज़ें कवर कर पाओ। तो मैं बहुत सारे तरीक़ों के माध्यम से और मेहनत करके कंटेंट को शॉर्ट करना, शॉर्ट इन द सेंस वेल अरेंज्ड करना। वीडियो लेक्चर आप देखो, कंटेंट देखो, नोट्स आप चाहो तो इसी में ऐड कर सकते हो, और अपना जो प्रिपरेशन मतलब जो नॉलेज है उसको आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं टॉपिक्स को लेके। ये स्ट्रेटजी लेकर चलना है। चलो 2 अक्टूबर है आज, वीनस ऑर्बिटर मिशन साइंस एंड टेक का टॉपिक है। एयरप्लेन रडार सिस्टम क्या होता है, रडार सिस्टम है, रडार नहीं। तो ये क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे। साइंस टेक ABPMJY गवर्नमेंट स्कीम, स्वैलो टेल बटरफ्लाई एनवायरनमेंट का टॉपिक, डस्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट है तो ये एनवायरनमेंट जोग्राफी का टॉपिक, विंड फॉर्म अराउंड अगस्त मैपिंग का टॉपिक है ये, और 19th फ्रैंको फोनिट समिट IR का टॉपिक है। BRCA 1 जीन साइंस टेक का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो, एम ऑफ स्पेस मिशन इज बियॉन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। डिस्कस करना 10 नंबर पे लिखना है। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज करें 9057921649। आप अपना आंसर सेंड करें सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके आपको पूरा जो कंटेंट है वो मिल जाएगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी कोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके लॉगिन भी आप कर सकते हो, और यहाँ से लैपटॉप से क्लासेस कर सकते हो। सौरभ पांडे CSE ऐप, टेलीग्राम चैनल, ऐप सारा आपका इस पर इन्फॉर्मेशन है। तो ऐप आप डाउनलोड कर लो, सौरभ पांडे CSE ऐप, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर है। देखो ये कोर्सेस अभी चल रहे हैं। 6 अक्टूबर से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। आज इस पर 30% ऑफ है। मैंने स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है। अब प्रीलिम्स जिनका नहीं निकल रहा है तो थोड़ा प्रीलिम्स पे थोड़ा थोड़ा फोकस अब शुरू हो जाना चाहिए। ऑल दो मेंस को साथ में लेकर चलना है, और इसमें मैं कंटेंट दूंगा, लगभग 28 सेट है। और उसके अलावा भी जो इस बार के कंटेंट और भी जो ऐड ऑन होंगे वो भी साथ में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, मतलब कंटेंट इतना होगा कि आप अगर पढ़ना चाहोगे तो फिर बहुत अच्छा कर सकते हो, और बहुत ह्यूज कवरेज होगा। तो ये कंटेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 30 टेस्ट, मतलब 10 फुल लेंथ टेस्ट इसमें होंगे। बाकी 6 से आपका अक्टूबर से आपका 9:30 बजे मॉर्निंग के अंदर पहला टेस्ट आपको मिलेगा। इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का भी इस पर भी आज 30% ऑफ है। ऐसे है, ये सब कोर्सेस हैं। इथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपको कंप्लीट कर देना चाहिए तुरंत। 30% ऑफ है। वीडियो कल भी मैंने एक डाला है, मतलब इस वीक के अंदर इथिक्स का कोर्स पूरा मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब पूरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। अपना फिर आप टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर लो। इनको एक आइडिया होगा क्योंकि नोट्स अपलोड हो गया, वीडियो लेक्चर अपलोड हो गया, ARC रिपोर्ट अपलोड हो गया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो इनको कंप्लीट करते जाओ, ये बहुत बहुत मैटर जो है वो करता है। धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के अंदर, जिससे थोड़ा आपको जानकारी और डिस्कशन हम लोग करते रहें, तो वो भी चालू किया जाएगा। चलो आज का टॉपिक देखते हैं। देखो यहाँ पे इसरो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च वीनस मिशन, ये 2 आर्टिकल्स आपके हैं। बिफोर आई प्रोसीड, थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि ईरान ने अभी हमला किया इसराइल पे। बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट है, बट एक व्यू पॉइंट मैं आपको देता हूँ। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आप समझो इस हमले का है, वो क्या है कि अगर इसराइल ने लेबनान पे मतलब ग्राउंड अटैक शुरू किया, लोकलाइज्ड करने का बोला है कि हम लोकलाइज्ड करेंगे, ऐसा नहीं पूरा करेंगे। अब एक तरफ इसराइल हमस से लड़ रहा है गाज़ा में, दूसरी तरफ लड़ रहा है आप कह सकते हो लेबनान से। फिर अब अगर लेबनान पे वो जाएगा, पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वॉर होगा, और इधर ईरान ने हमला कर दिया, तो आप ये समझो कि इसराइल की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, बट उसके पास इतना ग्राउंड फोर्स नहीं है कि वो 3 फ्रंट में चीज़ों को मैनेज कर सके। मतलब चैलेंजेस होंगे काफ़ी सारे। तो ऐसी जब स्थिति आएगी तो ईरान ने हमला भी इसलिए किया कि जिससे कि वो फुल फ्लेज्ड वॉर लेबनान के ऊपर ना कर पाए। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, US भी काफ़ी सारा प्रेशराइज जो कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है, बट उसका कोई और रीज़न होगा। लेकिन US का भी ये मानना है कि हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा सा जो बात बोली जाए
इज़राइल को वो माना, यूएस माने। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि जो इज़राइल की अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ स्टेप्स ले, बट जो भी स्टेप्स ले तो वो यूएस के सपोर्ट के बिना नहीं ले सकता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा, आपको आइडिया लगेगा। बहुत बहुत ही हॉलिस्टिक चीज़ है, मतलब ये जो दिख रही है ना कि उसने अटैक कर दिया और उसने ये हो गया, वो सब मतलब उसका ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड है। मतलब ये तो हम एक जो एक्टिविटीज़ है उनकी कमेंट्री सुनते हैं, बट जब ऑब्जेक्टिव की बात करोगे, युद्ध के ऑब्जेक्टिव की बात करोगे, तो वो बियॉन्ड है। उस पर मैं चर्चा आपसे एक दिन करूँगा, मतलब आज ही एक छोटा वीडियो बना दूंगा। चलो वीनस ऑर्बिटर मिशन को देख लेते हैं। ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, वीनस आप सभी को पता है एक प्लैनेट है। एंड इसका एम क्या है? वीनस को एक्सप्लोर करना, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, एटमॉस्फेयर को, सरफेस को, और लाइक पहले क्या स्थिति थी उसकी, उसको जानना। मिशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है जिससे कि जो वीनस है उसके क्लाइमेट को जान सकें हम, उसके प्लैनेट एस्पेक्ट को जान सकें, मतलब पूरा जो उसकी स्थिति है प्लैनेट की उसको हम जान सकें। और इसके तहत हम अपना जो प्लानिटरी सिस्टम जैसे बहुत सारा मतलब प्लैनेट्स प्रेजेंट है, जो बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट है अराउंड द आवर सोलर सिस्टम, तो उस चीज़ को देखना कि अच्छा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारा आप कह सकते हैं कि सर्टेन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना बहुत मैटर करता है, तो उस पर फोकस मिशन का किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को समझना, सरफेस मैपिंग करना, और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी है उसको इन्वेस्टिगेट करना। ये लाइन याद रख लेना है आपको। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका थोड़ा समझ में भी आएगी कि अच्छा ग्रीन हाउस गैस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैपिंग करना, देखना कि क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी, मतलब टेक्टोनिक्स जो मूवमेंट, जो प्लेट्स डिफरेंट है तो वो किस तरीके से पहले के टाइम पे थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से प्लानिटरी इवोल्यूशन, इसको समझने में हमारी थोड़ी सी मदद होगी प्लानिटरी इवोल्यूशन को समझने के। फिर उससे क्लाइमेट स्टडीज़ भी कंपैरेटिवली की जाएगी, मतलब कि अच्छा वीनस के अंदर इस प्रकार का क्लाइमेट है, ये उन वहाँ पे कॉम्पोजिशन है गैसेस का, अर्थ के अंदर ये चीज़ें कैसे डिफरेंट है, तो इस चीज़ों को देखना। स्पेस टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना, इफ़ यू आर एबल टू रीच, अगर हम रीच कर पा रहे हैं वीनस तक तो हम आगे भी रीच करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने इंक्लूड कर लिया, वेल स्ट्रक्चर्ड। अब इसमें आप पैराग्राफ और ये आई डोंट नो, मतलब जैसे मैंने कल कमेंट पढ़ा एक, उसमें एक स्टूडेंट का कंसर्न था उसमें कि सर वो शॉर्ट बहुत होता है। तो अब मैं अगर देखो क्या है कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आपको कर दूंगा ना, तो समझो बात को कि अगर आप वीडियो के साथ ये PDF को फॉलो करोगे ना तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। मतलब अगर बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स और बहुत कंटेंट भर भर के अगर चीज़ें होंगी तो आप उसको रिवाइज ही नहीं कर सकते, तो फिर सेशन का क्या फ़ायदा होगा। आप इस चीज़ को समझें। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो कंटेंट है उसको फॉलो करें, वीडियो के साथ फॉलो करें। आपको कुछ ऐड ऑन करना है साइड में, जैसे मान लो डिस्कशन हो रहा है, कुछ ऐड ऑन करना है, आप लिख दो। बट विदाउट वीडियो अगर आप PDF रीड करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एक नेक्स्ट देखते हैं एयरप्लेन रडर सिस्टम क्या है। ये बेसिकली ये एक बस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में देखना है। एयरफ्रेट यॉ मतलब एयरक्राफ्ट के जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, एक ऊपर की तरफ एक सीधा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऐसे नीचे लगा हुआ है तो रडर रीइंफोर्समेंट है। ये पूरा जो सिस्टम है रडर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर देखोगे ये पूरा जो सिस्टम है इसको बोलता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे, देखो एक तो रडार से आप कंफ्यूज नहीं होना। रडर सिस्टम क्या होता है एयरप्लेन में, बहुत ही छोटा सा आर्टिकल आया, बहुत ही छोटा सा ऐसा न्यूज़ जो है आई है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के कंटेक्स्ट में है, तो ये आपका है, इसमें स्कीम हमें पता होना चाहिए। स्कीम के बारे में जो अवेयरनेस है दैट वी शुड नो। तो ABPMJAY ये स्कीम की बात की गई है। स्कीम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। द नेम ऑफ द स्कीम इज दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं ये कंटेंट आपको दिख रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सा हाईलाइट आप कर दो। कमेंट आप लोग को कंटेंट आपको विजिबल है, जस्ट लेट अस नो।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्कीम है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है? तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत के अंदर है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं, जिनकी स्थिति इकोनॉमिक सेंस में ठीक नहीं है, उनका हेल्थ कवरेज करना। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जैसे एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, टर्सरी जैसे टर्सरी में आते हैं जैसे एम्स जैसी संस्थाएं, बड़ी जो संस्थाएं होती हैं। फिर उसके बाद फोकस ऑन हाउ लो इनकम फैमिली आइडेंटिफाइड, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है, तो जो लो फैमिलीज आइडेंटिफाई करना और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। कैशलेस ट्रीटमेंट की तरफ जाना। रिसेंट स्टेट स्पेसिफिक जो स्कीम भी लेकर आई गई, जैसे गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, उड़ीसा में ऐसी, राजस्थान में कई स्कीम्स आई हैं। फिर उसके बाद आयुष्मान पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया स्कीम की एनिवर्सरी मनाने के लिए। और इसमें यह भी हाईलाइट किया गया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एनरोल किया जाए। अवेयरनेस, मैनी जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो स्कीम्स के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो अवेयरनेस इंक्रीज़ करना। डिफरेंट जो स्टेट्स उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। एंड प्लान है कि सारे सिटीजन्स ओवर 70 ईयर्स ओल्ड अंडर द स्कीम इन तक भी रीच कराना। और इम्पॉर्टेंट ये स्कीम है, इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंस का टॉपिक है। स्वेलो टेल बटरफ्लाइज इन की असम हैबिटेट फेस टू सिट्रस वरी। ये एक टॉपिक आपका है, स्वेलो टेल बटरफ्लाइज इन की असम हैबिटेट फेस और सिट्रस वरी। अब यहाँ पे देखो, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कुछ आर्गुमेंट आप जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट पे आप इसको जो जो भी है उसको थोड़ा सा मेंशन इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड स्वैलो टेल बटरफ्लाइज इन असम। देखो कोई भी बटरफ्लाई अगर 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 हम बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई बेसिकली उनको पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर बटरफ्लाई है, अब ये कोई बिल्डिंग पे नहीं बैठने वाली है, तो यहाँ पे देखो इनके पौधे चाहिए और इनके भी फिक्स हैं कि इस पौधे में ये बटरफ्लाई पाई जाती है, कुछ ही है ना। तो अगर वो पौधा नहीं होगा तो अपने आप वो बटरफ्लाई के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये बटरफ्लाई बेसिकली स्वैलो टेल बटरफ्लाई, अगर आपसे पूछा रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पे, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन आसाम के अंदर है। इसके 25 होस्ट प्लांट स्पीसीज़ हैं। 25 होस्ट प्लांट स्पीसीज मतलब उन्हीं पे ये जनरली पाई जाती है, रहती है। अब उनमें से मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, कुछ ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं वो मेडिसिनल प्लांट है। अब मेडिसिनल प्लांट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इलीगल कैटल फार्मिंग, एग्रीकल्चर और टी कल्टीवेशन, इलीगल ट्री फेलिंग, पेस्टिसाइड का यूज़, इन सारे फैक्टर की वजह से ये जो 25 आपके होस्ट प्लांट स्पीसीज़ है ये अफेक्ट हो रहे हैं। और बटरफ्लाई भी धीरे धीरे उसका खात्मा हो रहा है, क्योंकि उसके रहने की जगह नहीं है, तो वो आगे अपनी जनरेशन कैसे बढ़ाएगी। तो मेडिसिनल प्लांट का एक्सप्लॉइटेशन है, फार्मिंग एक्टिविटी खूब सारी इलीगल हो गई, एग्रीकल्चर टी कल्टीवेशन है, मानो मेडिसिनल प्लांट को क्लियर करके दूसरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर की होने लग गई, ट्रीज़ को गिराना। और पेस्टिसाइड बेसिकली एक प्रकार से केमिकल होता है जो कीड़ों को मारने के लिए यूज़ होता है, और जो कि बटरफ्लाई के लिए भी बहुत हार्मफुल आपका होता है। तो द स्टडी इट हाईलाइट्स द डिक्लाइन ऑफ सॉलो टेल बटरफ्लाई ड्यू टू एनवायरमेंटल प्रेशर इन द नेचर इन द रीजन नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब कि किसी, जैसे अब ये जो रीजन है यहाँ पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, तो बटरफ्लाई भी है। अब आप खुद देखो, आप अपने आप से पूछो, पहले के टाइम पे बटरफ्लाइज आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप अपने से पहले वाली जनरेशन में देखो, बटरफ्लाई बहुत ही कॉमन थी। इवन आप किसी पार्क में बैठोगे ना तो आपको बटरफ्लाई दिख जाती थी। अब आप बताओ कितनी बटरफ्लाई आपको दिखी हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि क्या बटरफ्लाइज आपको दिखी हैं। आंसर सबका, ज़्यादातर लोगों का नो होगा। अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हैं तो बटरफ्लाई और ये सब जो कीड़े उड़े हैं तो बचे ही कहाँ हैं, है ना। तो एक कंसेप्ट बताना कमेंट सेक्शन में, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी। देखो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँ उसको आप ज़रूर से आंसर करें, सेशन को लाइक ज़रूर से करें, ये ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो हार्वेस्टिंग ऑफ सिट्रस प्लांट्स फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टी मे हैव श्रंक द पॉपुलेशन ऑफ दिस बटरफ्लाई, सम ऑफ विच फीड एक्सक्लूसिवली ऑन सर्टेन स्पीसीज ऑफ द प्लांट। वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, सिट्रस मतलब जैसे सिट्रस हो गया, जैसे ऐसे प्लांट जिसमें थोड़ा खट, जैसे नींबू सिट्रस प्लांट है, या कोई दूसरा जो सिट्रस, जैसे मौसमी है, सिट्रस है। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे सिट्रस प्लांट्स को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए हार्वेस्ट करोगे, इसकी वजह से जो बटरफ्लाई है ना, लाइक क्योंकि जो बटरफ्लाई है, स्वैलो टेल बटरफ्लाई है, दूसरे जो प्लांट्स हैं उन पे वो सर्वाइव करता है। अब क्या हो रहा है कि बिकॉज आप ये जो सिट्रस प्लांट है उनको ग्रो कर रहे हो अदर देन द प्लांट जिन पे ये सर्वाइव करती है बटरफ्लाई, तो इसकी वजह से जिसमें बटरफ्लाई प्रेजेंट है वो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो द बटरफ्लाई विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हाईलाइट किया गया जिससे कि ये जो बटरफ्लाई, इसकी पॉपुलेशन आपकी रिड्यूस हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डस्ट
नोज नो बॉर्डर, ये एक टॉपिक ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के अंडर हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। डस्ट का मतलब आप सभी को पता है, जो मिट्टी टाइप है पूरे आसमान में फैली हुई है। अब छोटी सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो डस्ट बहुत ज़्यादा है तो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो आपकी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लो वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद डस्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या, सूरज की रोशनी कम जाती है। कम, अगर बहुत ज़्यादा समय तक अगर वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो जो पेनिट्रेशन है सोलर रेडिएशन का वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें देखिए, अगर कंपोजिशन ऑफ डस्ट की बात करें, कंपोजिशन ऑफ डस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, ये टाइनी फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब टाइनी फ्रेगमेंट्स है लार्जर ऑब्जेक्ट्स, मतलब पत्थर है, पत्थर से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े टूट के वो डस्ट का रूप ले सकते हैं। कई सारी है ना, शूज़ से, शिप से, किसी भी चीज़ से आप कह सकते हो डस्ट जनरेट आपकी हो सकती है। विंड ड्रिवन डस्ट शेप्स है ना, मतलब विंड ड्रिवन डस्ट शेप्स, जैसे मान लो कि हवा बहुत तेज़ी से चल रही है तो छोटे छोटे कंकड़ टकरा टकरा के और छोटे बनेंगे, ये भी आपका है। और बहुत सारे ऐसा जो विंड इरोजन आपका होता है, तो इससे टकरा टकरा के धीरे धीरे वाटर विंड के माध्यम से बड़ी बड़ी खाइयाँ, कैनियंस और पिलर्स और इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज बिकॉज ऑफ द इरोजन। तो इरोजन में क्या है कि जैसे मान लो ये है कोई भी, ये मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, इसे लगातार टकरा रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स, तो ये और छोटे दूसरे पार्टिकल्स को तोड़ेंगे, इससे निकालेंगे, है ना, इसको निकालेंगे तो इसका शेप, और पहले ये इतना था अब इतना हो जाएगा। जितना जिस टाइप से हवा है तो हो सकता है इसका शेप ऐसा हो जाए, कुछ समय में इसका शेप इतना ही हो जाए। ठीक है, बिकॉज दीज जस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो हैव ए इरोजन अफेक्ट। आप इस चीज़ को समझना, इरोजन, क्योंकि हवा के माध्यम से यही डस्ट पार्टिकल बहते हुए जा रहे हैं, दूसरे किसी स्ट्रक्चर से टकराएंगे, सो इट विल ऑल्सो हैव ए इरोजन इफेक्ट। दूसरा, डस्ट बाउल ओरिजन कॉज बाय ड्रॉट कंडीशंस लीडिंग टू क्लाउड्स ऑफ ड्राई प्लोड सॉइल। अब जैसे ये भी होता है कि सूखे की स्थिति, एकदम सूखा है, जब सूखे की स्थिति होगी हवा चलेगी तो वही सूखे से जो मिट्टी है आप कह सकते हैं करके उसका पूरे क्लाउड सा बन जाएगा, एंड है ना, ये पॉसिबल है। डस्ट ट्रैवल, मतलब जो डस्ट है वो कैन ट्रैवल अक्रॉस द बॉर्डर। मान लो जैसे सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट से जो वो सैंड है वो होते हुए मेडिटेरेनियन सी और यूरोपियन, इटली और उस स्पेन और इन जगह तक रीच कर सकते हैं, उसका अपना एक इम्पैक्ट आपका होता है। इस तरीके से वॉल्केनिक ऐश कंटेंट या डस्ट कंटेंट जो होता है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर पूरे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द सोलर रेडिएशंस, जो सूरज की रोशनी एंटर करती है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। फिर यहाँ पे ये भी आपका कहा गया है कि डस्ट एंड स्टेयरिंग अप डस्ट एंड क्रिएटिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्योंकि पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, सो वो चार्ज्ड भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और स्टेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोबारा से इट कैन अट्रैक्ट डस्ट बैक टू द सर्फेस, मतलब पार्टिकल्स चार्ज हो गए फिर वो डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इससे जो साइज़ पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर मान लो एंटी स्टैटिक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे डस्ट एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। आप देखोगे ना कि कोई भी चीज़ है गंदी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स धीरे धीरे अगर मान लो चार्ज हो गए तो आसपास के वो जो डस्ट है या है ना उसको एक्यूमुलेट करते जाएंगे और वो गंदगी बढ़ती चली जाएगी। तो कई ऐसे स्प्रे भी आते हैं, एंटी स्टैटिक स्प्रे टाइप आते हैं, जिससे कि जो अट्रैक्शन है दैट कैन बी रिड्यूस्ड। फिर एक आता है डस्ट यूबिक्विटी। डस्ट जो है इट्स परवेसिव एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों को अफेक्ट करता है। मतलब क्या है कि क्योंकि डस्ट जो क्रिएट होता है वो ह्यूमन और कई सारे प्राकृतिक एक्टिविटी से क्रिएट होता है, और इसमें ऐसा नहीं कि जो भी ये पार्टिकल्स और ये सब चीज़ें हैं दे आर ओनली कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज और रूरल एरियाज ओनली, वो रूरल एरियाज में भी हैं और अर्बन एरियाज में भी हैं। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल जो डस्ट है, टेरेस्ट्रियल जो मिट्टी है, अलग अलग जगह से जो डिफरेंट सोर्सेस से आपके ओरिजिनेट हो रही हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो उनकी शेप्स है अलग अलग जगह से, सॉइल से और कई डिफरेंट लैंडस्केप है, वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है। एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज भी बहुत हो जाता है, क्योंकि देखो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मूव करेंगे, टकराएंगे, चार्ज्ड होंगे, दे विल एक्यूमुलेट मोर डस्ट, और ये चैलेंज है कि हम इसको किस तरीके से क्लीन करें, है ना। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसकी वजह से और ज़्यादा डस्ट जो एक्यूमुलेट होती है, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है कि हम किस तरीके से इस डस्ट की प्रॉपर जो है क्लीनिंग और ये सब करें। नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग का, यहाँ से देख लो, यहाँ मैपिंग में देख लेना ऑफशोर विंड फार्म है, याद कर लो नॉर्थ सी रीजन में। देखो मैपिंग में जितने टॉपिक्स मैंने आपको कराए हुए हैं
उसी से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। चाहे तो पिछली बार का वीडियो देख लो, इससे पहले वाला भी वीडियो आप देख सकते हो। और मैंने आपको जीएस पेपर, अगर आपको याद हो तो जीएस पेपर 1 की अगर आप बात करोगे, उसका मैंने आपको शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से गो थ्रू हो जाओ कि कितने क्वेश्चंस हम लोग के सेशन से आए हैं। तो मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो इस टाइप से यहाँ यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये परफॉर्मेंस रहा है जीएस पेपर 1 के अंदर। अभी जीएस 2 और 3 भी मुझे प्रिपेयर करना है, तो वो भी मैं आज प्रिपेयर करके आपको यूट्यूब में डालूंगा, तो आप एक बार देखना। इथिक्स के भी जो कंटेंट डाला है उसमें आपका जो थ्योरी पार्ट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो है आपके उस पर कवर हो जाएंगे। बट क्योंकि वो कोर्स लेट लॉन्च हुआ है तो उसका मैं क्रेडिट अभी नहीं ले रहा हूँ। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उस पर आपको चर्चा कर लूँगा। ठीक है, तो ये ऑफशोर विंड फार्म आपको याद रखना है, ऑंगस स्कॉटलैंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस समिट फॉर डिप्लोमेसी टेक एंड डाइवर्सिटी, एडिटोरियल का टॉपिक है। अब इसमें देखो, अब मैं देखो आप में से कई लोगों का सर पूरा का पूरा जो है आप लिख दीजिए। अब अगर मान लो मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आपके लिए कर दिया, अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको बताओ। अभी अगर आप जैसे जो लिखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने सुन लिया। अब मेरा काम ये कि वो नोट्स भी शॉर्ट में रहे, आपको वो भी काम आपका वो फ़ायदा रहे। बिकॉज अगर मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आप मानकर चलो कि ये पेजेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम लास्ट में चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इसके लिए माइंड को थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा कि यार ठीक है मुझे इतने सारा कंटेंट कवर करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा प्रीलिम्स का भी कंटेंट कल या परसों से हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे अगर आपको याद हो 5M सीरीज़ जो थी उसके कंटेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा देखो। पर्पज़ ये इस टाइम वो सीरीज़ लाने का ये है कि आपका माइंड मेकअप शुरू हो जाए। पिछली बार भी कई लोग जो है उसको फॉलो करते करते उन्हें आइडिया लग गया कि यार प्रीलिम्स में कंटेंट करंट अफेयर का किस तरीके से आता है, और फिर वो उसी तरीके से पढ़े, बाद में फिर जो PDF है उससे चीज़ें रिवाइज की। तो और कई लोग का जो प्रीलिम्स है वो उसमें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। तो 5M सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे, जल्द ही शुरू कर देंगे, या तो कल या परसों में से शुरू कर देंगे। और आप लोग भी थोड़ा डिसिप्लिन करके और इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें और अपना रिवीजन और जो भी है उसको अपना करते रहें। और PDF आपको कैसे मिलेगा वो सब मैं सेशन के अंदर आपको हाईलाइट करूँगा। ठीक है, अच्छा कोई करंट अफेयर प्लस कोर्स का हिस्सा है तो उन्हें कुछ मतलब वो सारा कंटेंट उनको वहाँ पे मिलेगा। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप करंट अफेयर प्लस का कोर्स आपने किया हुआ है तो आप सिर्फ कोर्स पर ही अपना फोकस करना है। अगर हिंदू का सेशन जो लाइव होता है यहाँ पे अगर आप है तो खाली बैठे हो जब तो खाली सुन लो, बाकी नोट्स सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन एवरीथिंग दैट इज़ देयर इन द कोर्स। चलो नेक्स्ट ये टॉपिक देखते हैं, 19th फ्रैंकोफोनी समिट का पूरा ओवरव्यू है, की हाइलाइट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या देख लेते हैं, ये है लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन और डेट क्या है। तो फ्रांस जो है 19th, ये जो समिट आपकी है अक्टूबर में होगी। तो 4-5 मतलब आज 2 है, 3 4 5, तो 2 है और 4 5 है। तो आप ये देखो कि अभी टाइम में तो इसमें ये लोग मतलब और भी आर्टिकल्स इसमें आएंगे, कहाँ पे, पेरिस के अंदर होंगी। फोकस एरिया क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना, मल्टीलैटरलिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मल्टीलैटरलिज्म मतलब जैसे मान लो बायलैटरल का मतलब क्या होता है कि दो देशों के बीच के रिश्ता। मल्टीलैटरल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मान लो SCO, सार्क या G7 या G20, ये सब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। तो डिफरेंट देश अपने बीच रिलेशन मेंटेन करके और चीज़ों को रन करें, मल्टीलैटरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, सांस्कृतिक और भाषा की डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करना, ये है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का जो 1970 के अंदर इसका गठन हुआ था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी, इसमें 88 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका एम एक तो फ्रेंच लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है और मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन जो है वो आपका बढ़ाना है। कई नया डिस्कशन मेथड है इसमें, लाइक इसमें सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स जो है वो भी ऑफिशियल से डायरेक्ट जो है डील करेंगे, बातचीत करेंगे। कई इंटरनेशनल रिफॉर्म्स की बात की है, फ्रांस ने सपोर्ट किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे परमानेंट से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स फॉर इंडिया, G4 जो नेशन है, G4 जो ग्रुपिंग आपकी है जो कि रिफॉर्म्स की बात करती है ना। तो यहाँ पे रिफॉर्म्स यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उसमें भी अगर आप देखोगे उस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना भारत को भी और जो दूसरे देश हैं उनके। और फ्रांस ने भी कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म
कंफर्म होना चाहिए, भारत की उसमें एंट्री होना चाहिए। तो एक तो ये एक फोकस इसके लिए, ये भारत के लिए बेनिफिशियल है। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई की बात किया गया, तो इसमें लाइक किस तरीके से हम जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद रेस्पॉन्सिव और ट्रस्टवर्दी एआई कैसे डेवलप कर सकते हैं, एआई का एक पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक एआई एक्शन समिट भी होगी फरवरी 2025 के अंदर, तो उस पर डिस्कस करेंगे। फिर एक फ्रैंको टेक फेयर भी होगा, समिट के अलॉन्ग होगा। इसमें कई एआई बेस्ड जो एनर्जी ट्रांजिशन, एजुकेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जीबिशन आपके होंगे, है ना। तो यहाँ पे कई सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो देखो इतना कंटेंट अगर आप इसके ऊपर है तो आप दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपके मन के अंदर है क्या इसका डेट क्या है, फोकस एरिया क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, डिस्कशन मेथड में सिविल सोसाइटी और सबको इन्वॉल्व किया है, इंटरनेशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात की है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की है, तो इसमें क्रिएशन एंड प्रमोटिंग डाइवर्सिटी को कैसे, मतलब एकरूपता की तरफ न रहे, है ना। तो वो एआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से हम एक रेस्पॉन्सिव ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं, किस तरीके से डाइवर्सिटी जो है प्रमोट कर सकते हैं, है ना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर तो जो 19th फ्रैंकोफोनी समिट है, ये मल्टीलैटरलिज्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब पूरी जो विश्व में चीज़ों को गवर्न करने की जो परिस्थिति है अलग अलग इशू में जो कि सबको अफेक्ट कर रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, वॉर की स्थिति है, तो इसको साथ में कैसे मिलकर चीज़ें डील कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन आपका होगा, ठीक है। तो 19th फ्रैंकोफोनी जो समिट है इसमें मल्टीलैटरलिज्म और डिजिटल टेक्नोलॉजी, कल्चरल डाइवर्सिटी, बाद में 2025 में एआई एक्शन समिट भी होगी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इन पर फोकस आपका किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की बात की गई है, तो इसमें एक ये जीन का आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ BRCA1 जीन क्या है। तो ये जीन आपको याद रखना है, ये जीन ऐसी जीन है अगर उसमें बदलाव होता है, म्यूटेशन होता है, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। अब इसमें कई जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, जेनेटिक टेस्टिंग के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है कि कहीं ये जीन तो प्रेजेंट नहीं है, हाई रिस्क आपका प्रेजेंट होता है, हायर जो रिस्क है दैट इज़ देयर, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें की जाती है, बट आपको बस ध्यान में रखना कि BRCA1 जीन न्यूज़ में थी, तो ये क्या है। अच्छा, सौरभ पांडे UPSC.com जो वेबसाइट है उस पर आप जाके ऑल कोर्सेज में क्लिक के सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। फिर उसके सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना है। नंबर आपको याद रखना है, ये नंबर है, कोई क्वेरी है। साथ में देखो 30% ऑफ है, टेस्ट सीरीज़ का 6th से हम लोग की पहला टेस्ट शुरू है, और इथिक्स का भी 30% ऑफ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इथिक्स के भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, इस पेपर को अक्टूबर में टारगेट करो कि ख़त्म कर लो। ऐसे का कोर्स में देखो 50 टोटल ऐसे हैं, जिसमें तीसरा ऐसे लोग लिखना शुरू कर दिए, 2 हो चुके हैं, तीसरा है। हर 5 ऐसे के बाद एक लेक्चर भी होगा जिसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद करंट अफेयर्स का भी एक नया बैच आएगा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी आज ही नया बैच आ जाएगा, करंट अफेयर जो है उसका भी नया बैच आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नए बैच आ जाएंगे। फिर ARC रिपोर्ट भी आज 2-4 दिन में लॉन्च हो जाएगी, उसको आप लोग करते जाओ अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें ज़रूरत है उनको करते जाओ, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अपनी जो प्रिपरेशन की आपकी स्टेज है उसमें आप जाके कि अच्छा मुझे अभी ये करना चाहिए, अभी मेरा ऐसे बचा है, अभी मेरा एथिक्स बचा है, मेरा अभी ये XYZ जो बचा है उसको आप कंप्लीट करते जाओ, पीछे नहीं रहना है। क्वेश्चन देख लो, एम ऑफ स्पेस मिशन इज़ बियॉन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। डिस्कस करना कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने आंसर जरूर से सेंड करें सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप देख लो, हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC, ये अलग से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिलेगा, या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी आपको PDF मिल जाएगा, थोड़ा लेट मिलता है उसमें, और बाकायदा इसमें और भी जो इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।